स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर की, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके का रहा बीते दिन का कार्यक्रम, बताएंगे इसके बारे में अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर भारत का झंडा फहराकर यात्रा का समापन होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों ग्रैंड फिनाले बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 20 पार्टियों को भेजा है आमंत्रण। दोस्तों बताएंगे आपको कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है ये। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, जोरदार तरीके से लोगों ने विरोध किया है। दोस्तों काले झंडे दिखाए गए हैं। इसी के साथ में किसानों की महापंचायत में कुछ बड़े ऐलान किए गए दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के धुनों पर नाचने वाली पार्टी को यूपीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले को लेकर बीजेपी नेता समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दे दिया ऐसा बयान कि अब देश के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर मोहन भागवत को दे रही है करारा जवाब। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में त्रिपुरा के अंदर बनने वाला है महागठबंधन, बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर। और बीजेपी के सांसद से सीधी लड़ाई में उतरे विधायक, दिया ऐसा बयान जिसके बाद बीजेपी के सांसद भड़ककर कहने लगे उलझुल बातें। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। और बिहार के अंदर जातिगत जनगणना से बौखलाए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर दी है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसी उम्मीद की जा रही थी उसके इतर दक्षिण भारत से भी ज्यादा समर्थन उत्तर भारत में लेती दिखाई दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की बीते दिन भारत जोड़ो यात्रा गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ शुरू हुई। आगे चलकर हजरत सैफुद्दीन फारूकी रोजा शरीफ के दरगाह पर पहुंची और उसके बाद ध्वजा हस्तांतरण का कार्यक्रम हुआ। दोस्तों लगभग 6:30 बजे से ये यात्रा आगे चलती दिखाई दी है। आपको बता दें कि ध्वजा हस्तांतरण के दौरान हरियाणा कांग्रेस ने भारत का झंडा देकर यात्रा को पंजाब कांग्रेस के हाथ में सौंप दिया है। इसके बाद ये यात्रा दोस्तों खालसा मैदान पहुंची गोविंदगढ़ के अंदर, और एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई तो शाम को 6:30 बजे के आसपास होटल ग्रीनलैंड खन्ना के पास आकर रुकी है। आपको बता दें कि रात्रि विश्राम बरमालीपुर प्ले ग्राउंड में सपोर्ट किंग फैक्ट्री के पास हुई है। और ऐसे में लुधियाना ये यात्रा पहुंच चुकी है दोस्तों, यानी अमृतसर से लेकर लुधियाना तक की यात्रा पूरी हो चुकी है। और आने वाले दिनों के अंदर ये यात्रा और आगे बढ़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 5 दरियाओं की पावन भूमि पंजाब में पहुंचने पर राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत, मिलेंगे कदम जुड़ेगा वतन। इसी जज्बे के साथ भारत जोड़ो यात्रा ने पंजाब की पावन भूमि पर कदम रखा है। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से चली ये यात्रा जिस तरीके से जबरदस्त जन समर्थन इकट्ठा करती दिखाई दी है दोस्तों, उसके बाद अब ये यात्रा नॉर्थ की तरफ बढ़ती जा रही है और कश्मीर में आकर रुकेगी। तो कांग्रेस पार्टी श्रीनगर के अंदर 30 तारीख को झंडा फहराने के बाद कार्यक्रम खत्म होने से पहले कांग्रेस पार्टी इसे ग्रैंड फिनाले के तौर पर पेश करना चाहती है दोस्तों। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कश्मीर के श्रीनगर के अंदर जब झंडा फहराया जाएगा तो तकरीबन 20 पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी से देश के अंदर इतिहास बनेगा दोस्तों, और ऐतिहासिक रैली की जा सकती है। आपको बता दें कि इसी की तैयारी में कांग्रेस पार्टी के लोग जुट गए हैं। आपको बता दें कि 20 तारीख को जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचेगी और 30 जनवरी को यात्रा समाप्ति की ओर जाएगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लेटर लिखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से लिखी गई चिट्ठी 20 पॉलिटिकल पार्टी को दी जा चुकी है दोस्तों, और आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा लेटर की संख्या बढ़ने वाली है, यानी और ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से ग्रैंड फिनाले करके कांग्रेस पार्टी 2024 का बिगुल फूकने जा रही है। देखते हैं कितना बड़ा जन समर्थन मिलता है दोस्तों। जो पॉलिटिकल पार्टी आमंत्रित की गई है वो अपने राज्य के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। देखते हैं उनमें से कितनी पार्टियां राहुल गांधी के साथ में खड़ी रहती है। साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस और 1500 रुपए ट्रांसफर का फैसला लिए जाने वाला है दोस्तों। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि कल हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी और ओपीएस स्कीम के साथ साथ 1500 रुपए महिलाओं के लिए इसी कैबिनेट में पास कर दिए जाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सिंह सरकार ने जो पहले वादा किया था दोस्तों उसे धरातल पर लाने का समय आ गया है। कल अंतिम फैसला होने वाला है। देखते हैं कैबिनेट में किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कौन कौन से फैसले पर मोहर लगा दी जाती है। साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों को जैसे ही सूचना मिली भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि जब मंत्री आएंगे तो उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, पर जैसे ही मंत्री जी पहुंचे दोस्तों लोगों ने भी पंचायत कार्यालय के बाहर बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर मंत्री को समस्या सुनाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी ने शिकायतों को अनसुना कर दिया, जिसके बाद लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने बवाल किया। और पंचायत कार्यालय से मंत्री के बाहर निकलते ही लोगों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी दोस्तों। काले झंडे दिखाए गए। आपको बता दें कि बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव ये तय करेंगे कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुकाबले में जनता किसको समर्थन देती है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का दौरा पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। पंचायत राज्य मंत्री की
उपस्थिति और बाद में काले झंडे दिखाना कहीं न कहीं बंगाल के अंदर बीजेपी विरोध की लहर को एक तरीके से इंगित करती है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के करनाल में भीषण सर्दी के बीच में भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की ओर से एक महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत में फैसला लिया गया है कि सरकार प्रदेश के अंदर गन्ने का रेट नहीं अगर बढ़ाती है तो किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन भव्य होगा। इसके साथ ही दोस्तों 20 जनवरी तक का डेडलाइन सरकार को दिया गया है। मांगे पूरी नहीं होगी तो शुगर मिल पर ताला लटका दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार में भीषण ठंड के बीच में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के बीच में मुलाकात होने के बाद सियासी गर्माहट पैदा हो गई है। दोनों की मुलाकात के बाद सूबे के राजनीतिक हलके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने मंगलवार को पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने एक साथ बैठकर लंच भी किया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और भक्त चरण दास ने संभावित मंत्री परिषद के विस्तार और लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन की भूमिका को लेकर विस्तार में चर्चा की है। हालांकि दोस्तों मीडिया के अंदर इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही थी कि बिहार के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और हो सकता है कि एक और डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये चर्चाएं चलाई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन इस पूरी चर्चा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद विराम लगा दिया है। दोस्तों नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौन इस तरीके का झूठ फैला रहा है मुझे पता नहीं है, बेकार की बातें हैं। दो उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं बनता। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल में जिनके 2 मंत्री पहले थे वो हट गए हैं, उन्हीं मंत्री के पद खाली होने के बाद उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मंत्री बनाया जाएगा। इसमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं होगा। डिप्टी सीएम वाले मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया दोस्तों। हालांकि काफी चर्चाएं बिहार की राजनीति में चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। दरअसल बीजेपी की बी टीम बताकर बाहर का रास्ता दिखाया गया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने असम के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि ओवैसी की पार्टी की तरह यह पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र बनकर काम कर रही है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अजमल कुछ भी दावा करे लेकिन अब उनका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, यानी यूपीए गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार अजमल ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से रात के समय पैकेट लेते हैं। रमेश ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए सांसद बदरुद्दीन अजमल के द्वारा दिए गए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान को अस्वीकारते हुए बकवास बताते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अपमानजनक है और आने वाले दिनों के अंदर जो यूपीए गठबंधन का विस्तार होगा तो भी बदरुद्दीन अजमल को मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी का मुखपत्र बनकर काम कर रहे हैं। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की बड़ी तैयारी कर रही है दोस्तों और बीजेपी ने सबसे बड़ा दाव लगाया है अपने नेता बंदी संजय कुमार पर, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी है तेलंगाना के अंदर। उन्होंने 1 साल पहले RRR मूवी के ट्रेलर को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस ट्रेलर के अंदर NTR को एक मुस्लिम परिधान यानी कपड़ों में दिखाया गया है, पार्टी इसका विरोध करेगी। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम लोग पूरे थिएटर में आग लगा देंगे जहां पर RRR मूवी चलेगी। और उसके बाद दोस्तों RRR मूवी के सॉन्ग को जब गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला है तो बीजेपी के नेता कांग्रेचुलेट कर रहे हैं फिल्म बनाने वाले लोगों को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यही वो बीजेपी के नेता हैं जो 1-2 साल पहले फिल्म का विरोध कर रहे थे और फिल्म को जब दुनिया भर के लोगों ने सराहा है तो बीजेपी के नेता की भाषा भी बदल गई है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हर बातें याद रखी जाती है दोस्तों और भाजपा नेता के पुराने बयान को सामने लाकर लोग निशाना साध रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अंदर बीजेपी के युवा विंग के नेता अंचल राजवाड़े समेत 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में FIR दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की राशि हड़पने के मामले पर जांच के बाद कार्यवाही की गई है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्यव्यापी बस यात्रा शुरू कर दी है। बता दें कि इस साल कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने अपने अपने नेतृत्व में यात्रा निकाल ली है। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को यह बस यात्रा पूरे राज्य भर के अंदर शुरू कर दी गई है। इस यात्रा का नाम प्रजा ध्वनि यात्रा रखा गया है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए राज्य के कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेता मौजूद रहे। इन्होंने महात्मा गांधी के स्मारक वीर सौधा से इस यात्रा की शुरुआत की है दोस्तों, जहां पर महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अभियान समिति के मुख्य MB पाटिल के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि प्रजा ध्वनि यात्रा कर्नाटका के 21 जिलों से गुजरेगी, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार किए गए आरोप पत्र के जरिए उस पर निशाना साधा जाएगा। लोगों से विचार भी लिए जाएंगे दोस्तों, उन्हें राज्य के समग्र विकास का भरोसा दिलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में सत्ता वापसी को लेकर की जा रही तैयारी को जनता ने जमकर सराहा है दोस्तों। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित बोलते हैं कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। आपको बता दें कि उत्तर के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया रैली निकालने जा रहे हैं, जबकि
शिव कुमार दूसरी यात्रा को लीड करेंगे जो दक्षिण की ओर जाएगा। दोनों नेता अपने अपने लोगों को एकजुट करके एक बड़ा मैसेज पूरे राज्य भर के अंदर देने जा रहे हैं। दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर किए गए टिप्पणी पर ओवैसी तिलमिलाए। उन्होंने ट्विटर के जरिए आरएसएस के चीफ पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि अगर मुसलमान भारत में रह रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी से रह रहे हैं। भागवत इसकी इजाजत देने वाले कौन है? उधर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी ट्विटर के माध्यम से एंट्री मारी और कहा कि इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। आपको बता दें कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक टिप्पणी की थी दोस्तों, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोहन भागवत ने कहा था कि यह सरल सच्चाई है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम के लिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान सर्वोच्चता जैसे बड़बोलेपन वाली भड़काऊ बयानबाजी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हम महान नस्ल के लोग हैं, इस तरीके की विचारधारा अपने पास ना रखें, सिर्फ हमारा धर्म ही सही है, इस तरीके की विचार अपने साथ में ना लेकर चले। यानी इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ऐसा लगता है जैसे दूसरे समुदाय के लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन इस तरीके के बयान मत दीजिए। वहीं पर दोस्तों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए त्रिपुरा की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि येचुरी ने संवाददाता सम्मेलन में बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन के बड़े संकेत दिए हैं। दोस्तों त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और त्रिपुरा जो लोकल पार्टी है उनके बीच में गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। यानी भाजपा और महागठबंधन का सीधा मुकाबला नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में होने जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर त्रिपुरा के चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो राजस्थान के अलवर के सांसद बालक नाथ और निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के बीच में जुबानी जंग एक नए मुकाम पर पहुंच गई, जहां पर विधायक ने सांसद को भेड़िया तो सांसद ने विधायक को कहा कि अगर मैं सामने आ गया तो हार्ट फेल हो जाएगा। अलवर के बहरोड में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने बहरोड में फायरिंग की घटना में अलवर के सांसद बालक नाथ का हाथ होने का आरोप लगाते हुए सांसद की गिरफ्तारी करने की मांग के साथ मामले की जांच एडीजी विजिलेंस लेवल के पुलिस अधिकारियों से कराने की मांग की दोस्तों, और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की बात कही। विधायक बलजीत यादव ने असंसदीय टिप्पणी करते हुए कहा कि सांसद साधु के वेश में भेड़िया है। बहरोड में डीएसपी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से पता चलता है अगर सांसद ने दोबारा आकर वैसा किया तो उन्हें थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया जाएगा। और यही बयान सांसद को पसंद नहीं आया और सांसद ने भी बयान देते हुए बलजीत यादव रोज मेरे मारने की कामना करता है, वो बहुत कमजोर दिल का आदमी है, अगर मेरे सामने आ गया तो हार्ट फेल हो जाएगा। इस तरीके की टिप्पणियां शुरू हो गई है दोस्तों। सांसद और निर्दलीय विधायक एक दूसरे को हड़का रहे हैं। वहीं पर भोपाल के अंदर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय भाजपा को जमकर समर्थन करने वाले राजपूत समुदाय के लोग बन गए हैं। भोपाल में करनी सेना के परिवार का आमरण अनशन धरना चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जुबरी मैदान सम्मेलन में एक दिन की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के 5 अधिकारियों और समर्थकों ने बिना अनुमति के आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। अन्य संगठनों के समर्थन से यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक रास्ता बंद है। इससे अवधपुरी और आसपास की 2 लाख की आबादी परेशान है दोस्तों। इन्हें डाइवर्ट रूट से लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है, जिसके कारण जबरदस्त विवाद भी देखने को मिला। आपको बता दें कि धरने और अनशन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शनकारी अपने हैं, कोई गैर नहीं है। कुल मिलाकर करनी सेना जब से विरोध प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से बीजेपी को मध्य प्रदेश में जबरदस्त नुकसान हो रहा है, क्योंकि करनी सेना राजपूत समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंट करती है और भारी मात्रा में राजपूत समुदाय बीजेपी के समर्थन में खड़ा रहता है। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। साथ साथ आपको बता दें कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना शुरू कर दी गई, लेकिन जिन लोगों को इस जनगणना से तकलीफ है वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए दोस्तों। 2 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए जाति आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को करेंगे। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या फैसला सामने आता है। वहीं पर बजट से पहले अशोक गहलोत ने अपने मंत्री और विधायकों को बड़ा टास्क दिया। उनसे कहा कि ये चुनावी साल है और ऐसे में बजट किस तरीके का बने, इसके लिए सबसे पहले सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, मंत्री विधायक अफसरों से बात करते हुए पता करें कि राज्य के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से ऐसे स्कीम है जो जनता को काफी पसंद आ रहे हैं। उन स्कीम को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर फीडबैक योजना पर काम किया जा रहा है और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है दोस्तों, जो एक तरीके से अच्छा गवर्नेंस का मॉडल होता है। और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार इस पर काम कर रही है, तो जनता भी उनकी तारीफ कर रही है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। पहले तो बजट सर्वे के आधार पर बनाए जाते थे, लेकिन अब अशोक गहलोत सीधा जनता से फीडबैक लेकर बजट बनाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये एक तरीके का अच्छा स्टेप अच्छी दिशा में लिया गया है। वहीं पर ईडी ने कुकर बम ब्लास्ट मामले को लेकर जगह जगह छापेमारी की है। जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि कर्नाटका के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के मंगलूर की इमारत में छापेमारी की गई है दोस्तों, जिसके बाद
सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर बड़ी रैली निकाल रही है, उसके बाद क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक तरीके का स्टेप उठाया गया है, इसकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं आपको बता दें कि सुप्रिया सीनेट ने 2 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, और तंज कसते हुए कहा है कि जब दूध की एक गिलास को शराब की बनाया जाए और झूठा चिकन दिखाया जाए तो क्या लगता है कितने डरे हुए हैं भाजपाई, ये सवाल सुप्रिया सीनेट ने उठाया है दोस्तों। वहीं पर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अंदर मां फूलमती देवी मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव, बोले भाजपा अपनी भाषा सुधारे, मैं आऊं या ना आऊं लाखों वोटों से इनको हराऊंगा। यानी सवाल लोगों के मन में ये है कि क्या अखिलेश यादव 2024 का चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। इस पर अखिलेश यादव पर बार बार बीजेपी के लोग भी तंज कस रहे हैं दोस्तों, और कहीं न कहीं अब सुब्रत पाठक जो बीजेपी के सांसद है वर्तमान के, उनके बयान पर अखिलेश यादव ने ये पलटवार करते हुए बीजेपी के लोगों को भाषा सुधारने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर के अंदर भी सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध किया, और सपा के लोगों ने कलेक्ट्रेट में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर के मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने ज्ञापन देकर बीजेपी IT सेल की प्रवक्ता ऋचा राजपूत पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। साथ छूटा जानवरों की समस्या को लेकर भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पर यूपी के अंदर बदलेंगे 30% बीजेपी के चेहरे, अमित शाह से मिले केशव और भूपेंद्र दोनों बैठकर करने वाले हैं पूरी तरीके से बैठक, और आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में करने जा रही है दोस्तों। वहीं पर सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड IAS अधिकारी है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो जोशी मठ पर मीडिया आग बबूला होकर सवाल खड़ा कर देता, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो उनकी तस्वीर लगाकर उनसे सवाल पूछे जाते, स्टूडियो में मुर्गे लड़ाए जाते, सरकार को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया होता, मगर आज लंबी खामोशी है, तथाकथित हिंदू चुप है। सूर्य प्रताप जी के बयान पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन में NRI भारत आए थे, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, लेकिन दोस्तों NRI लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, जिसके बाद जोरदार विरोध भी और कहीं न कहीं देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा। और उसके बाद एक और नया मामला सामने आया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पहले दिन रतलाम, नीमच और मंदसौर से इंदौर आने वाले लगभग 47 उद्योगपतियों ने जमकर हंगामा किया। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगपतियों को कार्यक्रम स्थल के भीतर नहीं जाने दिया गया, जिससे नाराज उद्योगपतियों ने जमकर हंगामा किया। 2 दिन पहले ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों ने कार्यक्रम स्थल के भीतर नहीं जाने देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया दोस्तों। इस घटना के बाद राज्य के CM शिवराज सिंह चौहान ने स्टेज पर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगा था, लेकिन एक बार फिर से उसी तरीके का मामला सामने आया दोस्तों। और एक और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शिवसेना UBT के नेता शामिल होने वाले हैं, यानी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता शामिल होंगे, ये जानकारी दे दी गई है। वहीं पर लखीमपुर के अंदर सेशन कोर्ट की रिपोर्ट सुनवाई पूरी होने में लगेंगे 5 साल, आशीष मिश्रा टेनी को नहीं दी गई है जमानत, जो अच्छी खबर है। वहीं पर सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल से मिली छूट, 4 जनवरी से एडमिट थी, और राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर, और उनकी मां पूरी तरीके से स्वस्थ है दोस्तों। ये अच्छी खबर है राहुल गांधी के लिए भी, और कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकती है, अब कोई चिंता का सबब नहीं है। वहीं पर तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। आपको बता दें कि तमिलनाडु में राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए हैं। टकराव की शुरुआत 4 जनवरी की राज्यपाल RN रवि के द्वारा की गई उस टिप्पणी के बाद आई, जब उन्होंने तमिलनाडु को तमिजिगम नाम से संबोधित करने की बात कही दोस्तों, और इसके बाद विवाद काफी आगे बढ़ गया। गेट आउट रवि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुआ था, और मामला अब और आगे बढ़ गया है। गवर्नर के खिलाफ एक और प्रस्ताव पारित कर दिया गया है दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा अब बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनेगी क्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या अब बीजेपी नाविकों का रोजगार भी छीन लेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी पर चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास का 13 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की है दोस्तों। वहीं पर राजस्थान के अंदर कौन है राजा राम मील, जो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ खोल रहे हैं मोर्चा। राजस्थान में जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री पद के लायक मानने से इंकार कर दिया है। मील ने कहा कि उस आदमी ने समाज को बर्बाद किया है। उन्होंने बेनीवाल की तुलना सतीश पूनिया और गोविंद सिंह डोटासरा से की है। कुल मिलाकर दोस्तों RLP के नेता हनुमान बेनीवाल एक कद्दावर नेता है राजस्थान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से राजा राम मील जो उन पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं, इसके बाद देखते हैं किस तरीके की राजनीति आने वाले दिनों के अंदर होती है। आपको बता दें कि करीब 11 साल पहले तारा सिंह प्रकरण में जब बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर आरोप मुक्त हुए थे, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि राजा राम मील और अशोक गहलोत ने फंसाया है। राजा राम मील राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष है। मील का जन्म श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के निर्वाणा में हुआ है दोस्तों। उनके पिता का नाम दाना राम मील है, और ऐसे में आने वाले दिनों
दिनों के अंदर राजस्थान में जबरदस्त राजनीति देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की राय जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर तमिलनाडु विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल को कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल कर रही है भाजपा, यानी आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा फैलाने का काम ना करे राज्यपाल, बल्कि संविधान के द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन करे। अलग से कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है, एजेंडा फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बयान खड़गे ने दिया है। उन्होंने बीजेपी को बताया है कि कैसे राज्यपाल का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, एक कार्यकर्ता बनाकर उनसे काम ले रही है। वहीं पर विधायकी गंवाने की दहलीज पर खड़े कांग्रेस पार्टी के नेता अजब सिंह को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये बड़ी खबर है। विधायकी गंवाने की दहलीज पर खड़े कांग्रेस पार्टी के विधायक अजब सिंह कुशवाहा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सुमावली से कांग्रेस पार्टी के विधायक कुशवाहा की विधायकी जाने का खतरा फिलहाल टल गया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल इसी महीने संभव है। देखते हैं किस किस को जिम्मेदारी दी जा सकती है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर का नाम आगे चल रहा है, जिन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, वहीं पर बीजेपी ने एमसीडी हाउस में आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश करने की शुरुआत करने का दावा किया है। सड़कों पर बीजेपी के लोग बैनर पोस्टर लेकर आए हैं। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जुड़े रहें। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।